तो दोस्तों नमस्कार। ये देखिए ANC01 ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक दे देंगे उस वीडियो का। वह वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 5 है। 4 पार्ट में हम 22 क्वेश्चन बताए हैं। सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आइए आज क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। और वो पहले जो 4 पार्ट बनाए वो भी जाके देखिए। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भोजन हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है? हमारे शरीर भोजन जो है हमारे शरीर में कैसे उसका पाचित होता है, मतलब कैसे पचता है, वो देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, भोजन हमारे शरीर में निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम मुंह में भोजन डालते हैं। मुंह से के बाद भोजन नली में जाती है, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में जाती है, उसके बाद बड़ी आंत में, फिर मलाशय और गुद्दादार बन के बाहर आती है। ठीक है, और इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, मुंह में भोजन के आते ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह से भोजन तंत्र के अन्य अंगों जैसे आहार नली, मलाशय तथा गुदादार में जाता है। पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग से एक प्रकार का तरल रस निकलता है जिसे पाचक रस कहते हैं। यह पाचक रस या तो पाचन तंत्र के उस भाग द्वारा स्रावित होते हैं या किसी अन्य अंग या ग्रंथि जैसे यकृत या अग्नाशय द्वारा तंत्र में डाले जाते हैं। इन पाचक रसों के कुछ देखिए आगे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यह एंजाइम प्राकृतिक से प्रोटीन होते हैं और रासायनिक क्रिया की गति को तेज करते हैं। इन एंजाइमों का विशेष गुण यह है कि यह क्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं हुए भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को सरल रूप में विभाजित करने में मदद करते हैं। ठीक है, भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है वो सारी चीज़ इस क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे? इसको विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जल का सूत्र होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर का निर्माण होता है। देखिए, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कैसे है? देखिए, जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। जीवन जीने के लिए जल को अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है जल हमारे शरीर के लिए। वास्तव में कोई भी प्राणी बिना भोजन के तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। मतलब कि आप बिना भोजन 1 या 2 दिन 3 दिन बिना भोजन के आप रह सकते हैं, पर जल के बिना आपका जीवित रहना संभव नहीं है। यह भोजन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। भोजन में भी जल पाया जाता है। यह 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। यह जो है 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। जल हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है एवं ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन का संख्या 1 होता है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल जो है एक कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक मतलब यहाँ कार्बन नहीं होता है। जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, जल जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्यों? देखिए, जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक वयस्क व्यक्ति के कुल शरीर के भार का लगभग 60% तथा बच्चे के शरीर के भार का लगभग 75% भाग जल होता है। वयस्क में जो है 60% आपका जल होता है और बच्चे में 75% भाग जल का होता है। यह मतलब भार में 75% जल ही रहता है। यह सभी ऊतकों तथा कोशिकाओं का
मुख्य तथा आवश्यक अवयव है। यह कोशिका और आवश्यक अवयव ऊतकों का आवश्यक अवयव है। विभिन्न शरीर ऊतकों में जल अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ऊतकों में जो है जल की मात्रा अलग अलग मात्रा में होता रहता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, जल सभी शरीर द्रव्यों जैसे रक्त, जल जो है शरीर में द्रव के रूप में रहता है। जैसे आप मान लीजिए रक्त में भी जल रहता है, लार में पाचक रसों, मूत्र, मल या पसीनों को तरलता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह शरीर द्रव्यों का माध्यम है। शरीर जो है द्रव्यों का एक माध्यम है। आप देखिए, लार में, रक्त में रहता है जल, लार में, पाचक रसों में, मूत्र में, मल तथा पसीनों में जल की मात्रा रहता है। आइए आगे देखते हैं जल का क्या कार्य है। शरीर के तापमान नियंत्रण में भी जल की मुख्य भूमिका है। शरीर का जो तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यह तापमान को कंट्रोल करने के लिए जल का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। देखिए आगे, जल एक अच्छा विलायक है। अच्छा विलायक मतलब इसमें कोई भी चीज़ अच्छे से घुल जाता है। विभिन्न प्रकार के तत्व तथा पदार्थ जल में घुलकर रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। जो हम खाते हैं वो जल में मतलब घुल के रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, आगे देखिए, जल शरीर की सभी कोशिकाओं को आर्द्र रखता है। मतलब आर्द्र मतलब गीला रखता है। कोशिकाओं को जो है जल गीला रखता है और कोशिका के चारों तरफ जो है जल का झिल्ली रहता है उसको गीला रखने के लिए। आइए देखते हैं जल का मुख्य स्रोत क्या है। जल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जल के मुख्य स्रोत साधारण जल H2O जो हम लोग पीते हैं H2O, उससे हम जल का मुख्य स्रोत हम मान सकते हैं। देखिए, तरल रूप से जल, इसमें जल तथा पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, फलों का रस आदि में होता है। तरल रूप में जो है आप ये चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फलों का रस पीते हैं, इन सभी में जल की मात्रा होता है। देखिए, ठोस खाद्य पदार्थों में जल, ठोस खाद्य पदार्थों में भी जल का मात्रा होता है। इधर खाद्य पदार्थ, इधर जल का प्रतिशत। देखिए, पालक आप जो खाते हैं, पालक में 92.1% जल होता है। सेब खाते हैं उसमें 84.6% जल होता है। गाय का दूध पीते हैं उसमें 87.5% जल होता है। गेहूं का आटा जो खाते हैं उसमें 12.8% जल होता है। चने की दाल में 9.8% जल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मरासमस जिसको सूखा रोग भी कहते हैं एवं क्वाशियोरकर रोग की पहचान कैसे करें। मतलब मरासमस और क्वाशियोरकर जो रोग होता है, जिन बच्चे में होता है उनकी पहचान कैसे करें कि ये रोग हुआ है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिए आप। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखिए, मरासमस जिसको सूखा रोग भी कहते हैं एवं क्वाशियोरकर रोग, ये दोनों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण हैं। प्रोटीन ऊर्जा का जो कम होता है बच्चे में, तो वो ये रोग होने का खतरा ज़्यादा बना हुआ रहता है। देखिए, मरासमस सूखा रोग यह 2 वर्ष से छोटे बच्चों में पाया जाता है। वजह है प्रोटीन की कमी। इसका लक्षण देखिए, आप कैसे पता करिएगा कि यह रोग बच्चे में हुआ है। कौन सा रोग? मरासमस। मांसपेशियों का क्रिस होना, मसल्स वेस्टिंग। क्या होता है ये? देखिए, मरासमस का विशिष्ट लक्षण मांसपेशियों का बहुत अधिक क्रिस होना तथा त्वचा के नीचे वसा का कम या बिल्कुल न होना। क्रिस्ता का तात्पर्य है, क्रिस्ता से यहाँ हमारा तात्पर्य है शरीर का क्षीण या दुबले होना। शरीर में जो दुबला पतला होता है वह क्रिस्ता का मतलब हुआ। इस रोग में छाती की पसलियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वसा न होने के कारण त्वचा
झुर्रीदार, विशेषकर कूल्हों के स्थान पर वह खुश्क हो जाती है। अतः मरासमत रोग से पीड़ित बच्चा हड्डियों का ढांचा भर रह जाता है, उसके शरीर में हड्डी ज़्यादा दिखता है, ये इसका लक्षण हुआ। आइए आगे देखते हैं। देखिए, न पनप जाना पाना, मतलब मरासमत से ग्रस्त बच्चा उचित रूप से पनप नहीं पाता है। वास्तव में बच्चा इतना अधिक कमज़ोर हो जाता है कि बच्चे के रोने पर भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। बच्चा इतना कमज़ोर रहता है कि वह रोने अच्छे से रो भी नहीं पाता, रोता है तो उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है, वजह है कमजोरी। ठीक है, आइए देखते हैं। वृद्धि अवरोधन, इसका मतलब वृद्धि अवरोधन से मतलब है वृद्धि ना होना अथवा वृद्धि का रुक जाना। मरासमस का अन्य मुख्य लक्षण है, वो तो बच्चा स्थिर रहता है, वो ना बढ़ता है ना मोटाता है, ये वृद्धि अवरोधन है। आप पहचान सकते हैं ये उसमें रोग हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे की पहचान, जिनको ये रोग हुआ है वह बच्चे की पहचान आप कैसे करिएगा। देखिए, सोफ या जलीय सूजन। सोफ या जलीय सूजन क्या होता है? जिसको होता है, आप मान लीजिएगा उसको क्वाशियोरकर बीमारी है। जानते हैं सोफ या जलीय सूजन किसे कहते हैं? क्वाशियोरकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण सोफ है। सोफ जो है उत्तकों के अंतरकोशिकाएं स्थान में अत्यधिक जल द्रव का एकत्र होना सोफ कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरकोशिका के स्थान पर अत्यधिक जल द्रव में एकत्र होता है, उसको सोफ कहलाता है। सोफ अधिकतर निचली भुजाओं में पाया जाता है। यह संपूर्ण शरीर यहाँ तक कि चेहरे पर भी हो जाता है। इनका मतलब हुआ कि जिन बच्चे में सोफ या जलीय सूजन का मतलब कि आप कहीं पर भी बच्चे को टच कीजिएगा, इस जगह पे भी वो धंस जाता है, फिर इसको छोड़ दीजिएगा तो वह सीधा हो जाता है। यही है सोफ और जलीय सूजन। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। वृद्धि अवरोधन। देखिए, इसकी पहचान हम शरीर भार के माप से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के सामान्य स्वस्थ बच्चे के शरीर का भार लगभग 12 किलोग्राम होता है। स्वस्थ बच्चे का जो है वजन 12 किलोग्राम होता है। जो ग्रसित रहता है क्वाशियोरकर बीमारी से, जबकि इस आयु से ग्रस्त इस रोग से बच्चे का शरीर का भार 12 केजी का 60% 7 केजी रहता है। इस रोग से जो ग्रसित रहता है, जितना उसका वेट होना चाहिए उसका 60% कम हो जाता है। यानी कि 12 केजी उसका वजन यदि स्वस्थ होगा तो इस रोग से ग्रसित में 7 केजी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। चिड़चिड़ापन। बच्चा जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, यानी कि उसको कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा तो रोने लगेगा, कुछ खेलने करिएगा तो वो रोने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। देखिए आगे। त्वचा में परिवर्तन। त्वचा में भी परिवर्तन आता है। त्वचा मोटी तथा सख्त हो जाती है। बच्चे की त्वचा शुष्क हो जाने के कारण आसानी से छिल जाती है, जिससे कि त्वचा पर दरारें एवं घाव बन जाते हैं। देखिए, बालों में परिवर्तन होने लगता है, मतलब गंजेपन, मतलब बाल झड़ जाते हैं, बालों का रंग बदल जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, चेहरे का चंद्राकार होना। 6 नंबर है। क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे का चेहरा सूजी हुई पलकों तथा लटके हुए गालों के कारण मोटा सूजा हुआ प्रतीत होता है। इसी लक्षण को चंद्राकार मुंह भी कहते हैं। उसका मुंह सूख जाता है, हड्डी दिखने लगता है, ये चेहरे पर मून जैसा हो जाता है, गोला हो जाता है इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे में। संबंधित पोषणहीनता। बच्चे में पोषणहीनताओं जैसे विटामिन ए की कमी से तथा बी समुदाय के विटामिन की कमी के लक्षण भी प्रकट होते हैं। विटामिन ए से जो कमी होता है, जैसे जेरोपोथोलेमिया हो गया, रतुंधी हो गया, बी समुदाय के विटामिन से कमी जो बेरी बीमारी हुआ, इससे संबंधित बीमारी होने का दिखता है बच्चे में। आपको जो है क्वाशियोरकर की पहचान आपको बताए हैं 7 पॉइंट में, ये 7 को अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो डालेंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइए। लास्ट एग्ज़ाम जब बचेगा 2-3 दिन, उससे पहले आप लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन